हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने आपका संविधान के पहले जो चीज़ें हुई हैं, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें जान ली थी। और संविधान सभा में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या काम हुआ, वो सब जान लिया था। आज से हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है कि संविधान के प्रावधान क्या है। तो पहला जो संविधान का पेज है उसमें आपका दिया रहता है प्रस्तावना। यहाँ तक कि अगर एनसीईआरटी की भी आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें प्रियम्बल दिया रहता है, यही सब लिखा रहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वगैरह, है ना। तो वो सारी चीजें जानेंगे, एक एक शब्द का मतलब जानेंगे, गणतंत्र का क्या होता है, संप्रभु का क्या होता है। आज के समय में जो अभी चल रही स्थिति दुनिया में, संप्रभुत्ता सबसे ज्यादा मायने रखी जा रही है। दुनिया भर में बोला जा रहा है कि गिने चुने 5-6 देश ही हैं जो संप्रभु है। तो आपको मतलब पता चलेगा कि संप्रभु क्या होता है, तब आप अनुमान लगा पाओगे कि हाँ क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रस्तावना और उसके एक एक शब्द का मतलब जानेंगे। इसके बाद चलेंगे संविधान के भाग 1 पर, यानी कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। फिर जाएंगे हम अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जो कि है आपका नागरिकता से संबंधित। तो आज की क्लास में हम प्रस्तावना से लेकर अनुच्छेद 11 तक देख लेंगे। इसके बाद अगली क्लास में आ जाएगा आपका भाग 3, यानी कि मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो मूल अधिकार थोड़े से लेंदी हो जाते हैं क्योंकि बीच बीच में हम केसेस की भी बात करेंगे। कि जैसे आपने देखा होगा जो सबसे फेमस केस है वो है केशवानंद भारती का, 1973 का, मूल स्ट्रक्चर वाला, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। वो उसके पहले बहुत सारे वाद हुए, शंकरी प्रसाद हुआ, ए के गोपालन हुआ, गोलकनाथ हुआ, है ना। बाद में मिनर्वा मिल्स वगैरह। तो ये सारे वाद देखेंगे, इसमें क्या कहा है कोर्ट में, आज के में भी देखेंगे। जैसे ही हम जाएंगे कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, इस पे बहुत सारी डिबेट हुई है। तो 1960 का जो आपका बेरूवारी संघवाद हुआ था, उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान का। तो वो सारे बात आज जो रिलेटेड होंगे वो भी देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये जो क्लासेज चल रही हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो यूपीएससी लेवल की क्लासेज होती हैं वो आप लोगों को करा रहे हैं, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि समझ आप लोगों की बन जाए, यूपीएससी लेवल तक की कुछ भी आ जाए आप समझ से ही उसे सॉल्व कर जाओ, और कंटेंट इतना लेंदी भी ना हो जिसे पढ़ने में दिक्कत हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी प्रस्तावना है वो आपकी किस पर थी, उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी ये पूरी प्रस्तावना। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव कब, 13 दिसंबर, यानी तीसरी बैठक में। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये संविधान सभा में पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि जो आपका प्रस्तावना है उस पर भी बाद में वोटिंग हुई थी, जो सबसे लास्ट में हुई थी संविधान सभा में। ठीक है, तो ये किस पर आधारित था प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव पर। इसे आमुख भी बोला जाता है। बेरूवारी संघवाद में इसे बोला गया संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रस्तावना को ज्यों का त्यों याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे संविधान का ये परिचय पत्र है, इसको बोला गया कि पूरे संविधान का परिचय पत्र है। तो संविधान के अंदर क्या क्या वर्णित है ना, वो सारी चीजें प्रस्तावना बता देता है। जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो लोग भी यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे वैसे यहाँ पर, ठीक है, एक दो तो होंगे ही होंगे, वो समझेंगे कि ये शक्ति जो है, पावर, ये बता रहा है कि पावर किसके पास है, हम भारत के लोगों के पास। अगर इसको इथिक्स से जोड़ दें तो ये एम्पैथी वाली स्थिति है, भावनात्मक समरूपता वाली स्थिति है, कि हम भारत के लोग यानी सभी एकजुट है। ठीक है, तो इसने बता दिया कि पहली चीज की पावर किसके पास है, भारत के लोगों के पास। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, शॉर्ट में बोलते हैं इसे संप्रभु। इसका मतलब है हम अपने चाहे आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय, उसको लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब ये होता है। और आज की डेट में दुनिया का कोई देश उठा लो अमेरिका के अलावा, क्या कर रहा है अमेरिका, सब पर दबाव बना रहा है। तो बोला जा रहा है कि बाकी देश संप्रभु नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि तुम अपने यहां पर मार्केट खोलो,
अब हमें अपना मार्केट ओपन करना है नहीं करना है, ये हमारा संप्रभुत्व वाला निर्णय है, हम खुद निर्णय लेंगे, लेकिन अमेरिका दबाव बना रहा है, फिर भी हम दबाव में झुके नहीं, मतलब हम संप्रभु हैं। ये तो चलिए मान लिया हमने कि ये बाह्य निर्णय है कि हमें मार्केट खोलना है कि नहीं खोलना है, बाहरी शक्तियां। ब्राजील का उदाहरण देते हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने वहां का जो पूर्व राष्ट्रपति था जेयर बोल्सोनारो, हालांकि भारत का भी मित्र था वो, उसको सजा सुना दी 27 साल की। किस बेस पर सुनाई? कि ये कूप करने की कोशिश कर रहा था, तख्ता पलट करने की, ठीक है। और अमेरिका का ये दोस्त था जेयर बोल्सोनारो, तो अमेरिका ने जो करंट राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा, इसको बोला कि जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है ये फर्जी मुकदमा चला रहा है, फर्जी वो दे रहा है, तुम्हारा देश जो है उसके प्रति एक प्रकार से विच हंटिंग कर रहा है जो पूर्व राष्ट्रपति है, इसे बंद करो नहीं तो हम टैरिफ लगाएंगे। और इसी बेस पर 50% टैरिफ लगा दिया। ब्राजील क्या बोल रहा है? ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते हो, हमारे कोर्ट खुद स्वतंत्र है, वो निर्णय देंगे। तो संप्रभु होने का मतलब ये होता है कि आज की डेट में अधिकांश देशों की संप्रभुता खतरे में है, ठीक। दूसरा समाजवादी, ये दो शब्द जो है ना, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, 1976 में जोड़े गए। 1976 में क्या था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन लेके आई थी इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय में, उस समय ये दो शब्द जोड़े गए। हालांकि जब आप 39C पढ़ोगे तो आप देखोगे कि समाजवादी वाले लक्षण और भी बहुत सारे हैं नीति निर्देशक तत्वों में, हमारे संविधान में पहले से थे। पंथ निरपेक्षता वाले अगर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखोगे तो आप देखोगे कि पंथ निरपेक्षता के भी स्वरूप हमारे संविधान में पहले से है, ठीक है। लेकिन ये शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़े थे, बाद में जोड़े गए। समाजवादी का मतलब होता है जो समाज का सबसे निचला तबका है, खास तौर से मजदूर और किसान, और जो हाशिए पर है जो समुदाय, इनके कल्याण के लिए सरकार क्या काम कर रही है। फिर अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। वही है कि इंडिया के मामले में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगी, ठीक है, राज्य देगा। जो आप यूरोपियन देशों के उसमें चले जाओगे तो उनके संदर्भ में होता है राज्य अलग है और धर्म अलग है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों का किसी में भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन भारत के मामले में क्या है? राज्य हस्तक्षेप करता है, धर्म में भी करता है, लेकिन किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं करता है, सभी के लिए समान रूप से करता है, या हस्तक्षेप करेगा या बढ़ावा देगा तो सभी को समान रूप से देगा, ठीक है। अभी आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। और उससे आगे चलो तो सीमित सरकार, सरकार तो है लेकिन सीमित है, इस पर सीमाएं आरोपित हैं संविधान के द्वारा। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जो राज्य का हेड है, मतलब राज्य मतलब देश समझो, ठीक है। तो जो देश का हेड है, सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद, वो चुनकर आए, इसे बोलते हैं गणराज्य। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। आगे से देखो, फिर से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात होगी: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब वही होता है जो तबका हाशिए पर है, इनके कल्याण के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाएं, जैसे आरक्षण हो गया, छात्रवृत्ति योजनाएं हो गई, जो निचला तबका है जैसे SC ST एक्ट हो गया, है ना, अस्पृश्यता निवारण एक्ट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय सभी को समान रूप से आर्थिक गतिविधियां चलाने का अधिकार, ठीक है, किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो। राजनीतिक न्याय क्या है? आपको वोट देने का अधिकार है, उम्मीदवार बनने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब हो गए राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हुई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन कहां पर है? आपके प्रस्तावना में ही। फिर 2 प्रकार की समता। समता और समानता में अंतर होता है। देखो समानता क्या होती है वो समझो। समानता होती है, सपोज करो कि 2 व्यक्ति हैं, एक है अंबानी और एक है रिक्शा चालक,
अब आटे का दाम इन्होंने रख दिया 1,000 या 10,000 रुपये केजी। अब बोले हम तो समान व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हो गया समानता। अंबानी के लिए 10,000 रुपये प्रति केजी भी कुछ नहीं है, जीरो है, और इनके लिए ये खाना नहीं खा पाएंगे एक दिन का। ठीक है, समता में क्या होता है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। कि इनके लिए 10,000 रुपये केजी रख दो, लेकिन ये अगर 10 रुपये का ही वहन कर पा रहे हैं तो इनको 10 रुपये रखो। ठीक है, समता समानता में ये अंतर है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार के समता की बात हो गई, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हो गई, और 3 प्रकार के न्याय की बात हो गई। याद कर लेना, ऐसे ही पूछा जाता है। फिर आगे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। एकता क्या होती है, आपस में लोगों के बीच में जो लोग हैं उनमें कोई भी सामाजिक रूप से भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार, कोई नहीं। ये तो हो गई एकता। अखंडता क्या होती है कि देश का जो भौगोलिक भाग है, अब कोई राज्य बोले कि हमें अलग होना है ना, तो नहीं, ये अलाउ नहीं है। तो ये हो गई अखंडता, कि किसी राज्य को, जैसे पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन चलाते हैं कि एक अलग से हमें दे दो देश खालिस्तान, तो अखंडता का मतलब है देश खंडित नहीं होगा, अखंड है ये पूरा देश। तो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब एकता और अखंडता कब आएगी, जब आपस में भाईचारा हो, सभी लोगों में एक गर्व की भावना हो भारत के रूप में कि हम भारत के निवासी हैं, तब ये क्या होगी, एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। हालांकि ये अखंडता शब्द भी आपका 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 3 चीजें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वही 1976 में। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। मतलब हम भारत के लोग खुद को ही क्या आत्म अर्पित करते हैं। सिंपल सा बोल दिया गया है कि शक्ति भारत के लोगों में है, जो संविधान बनाया भारत के लोगों ने बनाया। ठीक है, और इसे हम ही क्या है अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। ये पूरा आपका हो गया प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से हमें क्या सीख मिलती है, सबसे पहली भारत की प्रकृति, कि भारत जो देश है उसकी प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले संप्रभु है भारत। संप्रभु है मतलब अपने किसी भी आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं लेता। गणराज्य है, यानी कि देश का जो हेड है वो चुनकर आता है। लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई राजशाही वगैरह कोई साम्यवाद नहीं है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, ऐसे करके प्रकृति बताता है देश की। शक्ति का स्रोत बताता है कि शक्ति का स्रोत जनता है। आगे चलते हैं, आप प्रमुख शब्दों का मतलब देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी बताया। संप्रभुता का मतलब राष्ट्र को किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यह किसी अन्य राष्ट्र या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवादी का, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। सीएए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि वही बात लिखी गई है कि 39B और 39C का जो प्रावधान है ना, कि जो समुदाय के संसाधन हैं उनका संकेंद्रण किसी एक जगह ना हो, अर्थव्यवस्था इस तरह से चले कि संसाधनों का जो उपयोग हो ना सभी के लिए हितकारी हो, ऐसा इसमें वर्णन है, आगे चल के पढ़ोगे आप लोग। तो ये जो समाजवादी रूप हैं वो पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन ये शब्द अलग से जोड़ दिया गया प्रस्तावना में। जैसे आय, सामाजिक स्थिति तथा जीवन स्तर में व्याप्त विषमता को समाप्त करना, ये सब आपका 38 में ही दिया है, अनुच्छेद 38 1 और 2 में। ठीक, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की परिभाषा भी बताई है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देना, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए राज्य कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार और सीमित सरकार, यानी कि आप ही चुनकर भेजते हो, तो लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, एमपी जो होते हैं, सांसद और विधायक।
उत्तरदायी सरकार होती है, जो भी सरकार बनती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सांसद हो, जैसे आपका केंद्र में सरकार है तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, राज्य में सरकार है तो विधानसभा के प्रति। तो विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, यानी कि उत्तरदायी सरकार। गणतंत्र का मतलब वही होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन में अगर बात करो तो जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? राजशाही है। वो अनुवांशिक रूप से चली आ रही, जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, अब उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं ब्रिटेन के। लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं राष्ट्रपति। अब देख लेते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ज्यों का त्यों याद कर लेना, सीधा ही पूछा जाता है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के समता की बात की गई? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो पहले बताया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब कुछ कोर्ट केसेस देख लेते हैं जिसने बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, स्थिति क्या है। तो 1960 में एक बेरूबारी संघ करके एक क्षेत्र था जो कि किसे देना था? पाकिस्तान को दिया जाना था। नेहरू नून समझौता हुआ था। पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश भी जो था उस टाइम पर पाकिस्तान का ही पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, और इसी साइड था ये बेरूबारी संघ। एक केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सीधा बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। हालांकि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, यानी कि जहां पर संविधान के कुछ प्रावधान अस्पष्ट हों, ठीक, तो हम क्या करेंगे? प्रस्तावना से समझ जाएंगे कि संविधान निर्माता क्या कहना चाहते थे। ये इन्होंने यहां पर बोल दिया। फिर उसके जस्ट बाद केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। सबसे बड़ी बेंच थी ये अब तक की, 7/6 से दिया गया था ये फैसला। 13 जजों की बेंच थी। इसने बोला कि जो उद्देश्य का है, यानी कि प्रस्तावना, वो संविधान का एक भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला बाद है आपका एसआर बोमई बाद 1994। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जो उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना है, वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो इस टाइम स्थिति यही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहां पर प्रस्तावना समाप्त होती है। अब आ जाते हैं हम संविधान के प्रावधानों पर। संविधान का जो भाग 1 है, अभी पेट में एक क्वेश्चन आया था, कई बार आ चुका है कि भाग 1, उसका जो टाइटल है वो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। टोटल 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 के 3 पार्ट हैं, देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1 का पहला पार्ट क्या बोलता है? इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये उल्टा लिख दिया है लेकिन दोनों सेम मतलब हुआ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है कि व्यवस्था कौन सी है? संघात्मक। अगला चलते हैं, अनुच्छेद 1 का पार्ट 2। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी कि पहली अनुसूची में इनके नाम लिखे हुए होते हैं। तो जब आप टोटल 12 अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची देखते हो तो उसमें सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, यानी कि राज्य वाले मामले में अगर कोई संशोधन करना होता है तो अनुच्छेद 1 के भाग 2 में भी करना होता है। फिर अनुच्छेद 1 का पार्ट 3 क्या है? ये और ज्यादा विस्तार से अब इन्होंने समझा दिया कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र समाविष्ट होंगे, इन्होंने अब ये विस्तार से बता दिया। पहला, जो पूर्ण राज्य है उनके राज्य क्षेत्र। दूसरा, जो पहली अनुसूची में वर्णित यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज हैं, उनके राज्य क्षेत्र। यहां पर सारे स्टेट आ गए, यहां पर यूटीज आ गई। फिर आगे और बता दिया कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, यानी कि भविष्य में भी जो भारत में शामिल होंगे वो भी आ जाएंगे। और उसके आगे देखो, फिर और इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जित कैसे? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा,
खरीद कर, पैसा देकर, जैसे अलास्का खरीदा था यूएसए ने रूस से। इसके बाद संधि द्वारा, अध्यर्पण द्वारा, युद्ध द्वारा जीत कर, सब चीजें इन्होंने कर दी है मेंशन कि किसी भी माध्यम से जो अर्जित किए जाएंगे वो भी पहली अनुसूची में शामिल होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। जो धारा 370 है ना, वो यहीं से आई थी, इस प्रावधान से, कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। उन राज्यों की बात हो रही जो अभी भारत का पार्ट नहीं है, जो भारत भूमि है उसका पार्ट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को पार्ट बनाना था, संसद ने अपनी शर्तों पर बना लिया। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, सिक्किम को पार्ट बनाना था 1975 में। तो क्या किया था, सिक्किम को पहले बनाया था प्रोटेक्टोरेट स्टेट, और इसके बाद 1976 में क्या किया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया। ठीक है, तो ये संसद ने जैसा वो समझ रहा है अपनी शर्तों पे बना सकता है। अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 उन राज्यों से संबंधित है जो ऑलरेडी भारत का पार्ट है। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण, यानी कि ऑलरेडी पार्ट है उनमें से किसी नए राज्य को बनाना, जैसे यूपी से हटा के उत्तराखंड बना दिया गया था। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्र में, सीमा में, नाम में कुछ भी कर सकता है, संसद करेगी, और संसद जैसे चाहे वैसे कर सकती है। इसलिए बोला गया है कि राज्य जो है वो विनाशी है, लेकिन राज्यों को कोई हक नहीं है कि वो संघ से अलग हों। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसलिए बोला गया है। अनुच्छेद 3 इसका प्रावधान करता है। यह काम केवल संसद कर सकती है, लेकिन प्रोसेस बता दिया गया है कि जो भी ऐसा विधेयक आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा कि इस विधेयक से संबंधित जो भी राज्य है जिसकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, नाम में हो रहा है, जो भी है, उस राज्य के विधानमंडल को भेजेगा ये प्रस्ताव, उसकी सहमति जानने के लिए कि आप क्या चाहते हो। एक टाइम डिसाइड कर देगा राष्ट्रपति कि इतने समय के अंदर आप अपना जो भी है वो भेजो, जो भी विचार है आपके। उस समय के अंदर अगर विचार भेज दिए तो ठीक है, नहीं भेजे तो मान लिया जाएगा कि इनकी सहमति है। फिर अगर उन्होंने विचार में अपनी असहमति जता दी कि नहीं, हमारे यहाँ की सीमा का परिवर्तन मत करो विधानमंडल ने, तो भी राष्ट्रपति इस चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो जो प्रोसेस चल रहा है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हैं आपके अनुच्छेद 3 में। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो बताएंगे आपको। इसलिए क्या बोला गया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यूएसए में क्या है, राज्य ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि राज्यों ने आपसी सहमति से संघ बनाया था। यहां पर उल्टा है, यहां पर राज्यों ने सहमति से संघ नहीं बनाया था, संघ ने राज्यों को शामिल कर लिया था कि हमारा पार्ट। यूएसए में उल्टा हुआ था, 50 राज्य मिलके बोला कि हम एक संघ बनाते हैं, थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, तो उन्होंने बनाया था। तो यूएसए में क्या होता है कि जो राज्य हैं उनको भी आप नहीं तोड़ सकते हो, नया राज्य बना सकते हो, और संघ भी नहीं बना सकते हो, मीन संघ को भी नहीं तोड़ सकते हो। जैसे बीच में अभी हुआ था, मैं बताता हूँ 1860, थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ यूएसए की। 1860 में अब्राहम लिंकन थे यहाँ के राष्ट्रपति, और ये चुनाव जीते। तो यहाँ पर आंदोलन चलने लगा, एक ब्लैक वर्सेस व्हाइट का। जो ब्लैक थे वो दास थे, दास प्रथा। अब्राहम लिंकन बना तो ये चुनावी इसका नारा था कि हम दास प्रथा समाप्त कर देंगे। तो जो दक्षिण के राज्य थे ये पूरे खेती पर निर्भर थे, और खेतों में दासों की जरूरत होती थी, बड़े बड़े खेत थे, और यहाँ पर उद्योगों का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। और उत्तर में क्या, उद्योग धंधों का विकास, खेती नाम मात्र की थी। तो उत्तर वाले लिबरल हो गए थे, तो ये बोल रहे थे हाँ दास प्रथा समाप्त करो। दक्षिण वाले बोल रहे थे मत करो। उत्तर दक्षिण में टकराव होने लगा, तो दक्षिण के बहुत सारे राज्य बोलने लगे कि अगर तुम ये समाप्त करोगे तो हम अलग हो जाएंगे संघ से। फिर यहाँ पर आपस में जो है ना सिविल वार हो गया था, कम से कम नहीं तो 6.5 लाख आदमी मारे गए थे इस सिविल वार में। और यही स्थिति अभी बन रही थी। कोई किर्क करके है व्यक्ति, ट्रंप का सहयोगी, उसको मार दिया किसी ने, ट्रंप पर भी अटैक हुआ था। ठीक है, तो विचारधारा को लेकर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। तो यही स्थिति अभी बन रही थी कि अब जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में है वो सिविल वार हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस टाइम पर ये हुआ था 1860 में। तब वहां की कोर्ट ने बाद में निर्णय दिया था कि ना तो आप राज्यों को तोड़ सकते हो, और ना ही राज्यों को ये अधिकार है कि वो संघ से अलग हो जाए। तो अमेरिका में क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।
अब संसद क्या कर सकती है वो देख लो। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य के कई पार्ट कर सकती है, एक राज्य के कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे सकती है, दूसरे का कोई क्षेत्र तीसरे को दे सकती है। मतलब संसद कुछ भी कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, ये सब संसद को पावर मिली हुई है। बस प्रोसेस वही है कि आप क्या करोगे, पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से विधेयक लाओगे, फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को भेजेगा राज्य विधानमंडल की सहमति के लिए, असहमति कुछ भी, एक टाइम निर्धारित कर देगा, उस टाइम के अंदर ही विधानमंडल अपना मत दे देगा। वो जो भी मत दे उस मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगी, ना ही राष्ट्रपति बाध्य होगा। ठीक है, पुराने राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन, ये सारे काम कर सकती है। अनुच्छेद 4 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4 में इन्होंने लिख दिया है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत विधि बनाई जाएगी उसे संविधान संशोधन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन तो अनुच्छेद 368 के अधीन होता है। और अनुच्छेद 368 के अधीन कितना चाहिए होता है, कम से कम 2/3 बहुमत, जो उपस्थित है उनका 2/3 बहुमत। यहां पर आप बस 1/2 + 1 हो तो भी आप इसको पारित कर सकते हो। यानी कि ये संविधान संशोधन नहीं है, संविधान में चीजें तो बदल रहे हो लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं बोला जाता है जब किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर रहे हो। हालांकि राजभाषा से संबंधित कोई हो वो भी संविधान संशोधन नहीं होता है, ध्यान रखना, और ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया। फिर इसको नेहरू जी ने समझ लिया कि हम राज्यों की सीमा में परिवर्तन, या कोई राज्य है अपने निर्बंधों और शर्तों पर संसद कर सकती है, तो क्या हम अपने देश का कोई क्षेत्र बाहरी शक्ति को भी दे सकते हैं, बाहरी देश को। तो फिर कोर्ट ने यहां पर बोला कि अगर भारत का कोई क्षेत्र है और उसे अगर आपको किसी दूसरे देश को देना है किसी भी संधि के तहत, तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन जरूरी है। वहां 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा 100वां संविधान संशोधन क्या था, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को हम लोगों ने दिए थे और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में आए थे। हालांकि भारत ने जो दिए थे वो 5 गुने ज्यादा थे। हो क्या रहा था, सपोज करो यहाँ पर ये गांव जो है इंडिया का था और बाहर पता चले ये सारे गांव बांग्लादेश के, तो अंतर क्षेत्र हो गए थे कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया बसा हुआ था, ऐसे ही बांग्लादेश का था यहाँ पर बसा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये काम हुआ था, मोदी गवर्नमेंट ने दिया था। बेरूबारी संघ वाला मैंने बता दिया कि बेरूबारी संघवाद हुआ था आपका, बांग्लादेश ही था उसको ही देना था भारत का क्षेत्र। तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और फिर ये किया गया था। आगे चलते हैं। हालांकि ऐसे क्षेत्र जहां पर सीमा विवाद चल रहा है उसे केवल मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से ही सॉल्व किया जा सकता है। सपोज करो चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है, सीमा निर्धारित नहीं है, भारत मान के चल रहा है कि ये वाला पार्ट इंडिया का है और ये चाइना मान के चल। अब समझौता ऐसा हुआ कि भारत को कुछ पार्ट चाइना को देना पड़े, ये वाला यहाँ से लाइन ड्राओ, तो ये केवल जो मंत्रिपरिषद है वो डिसाइड करेगी, यहाँ से काम हो जाएगा, इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं। फिर आते हैं, अब चूंकि ये वाला पोर्शन जो है संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, नए राज्यों से भी रिलेटेड है। अनुच्छेद 3 क्या है कि जो राज्य बने हैं उनके अंदर ही नए राज्य बनाओ, उनका नाम, सीमा परिवर्तन, इसी से संबंधित बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे नए राज्य बने हैं, तो वो जान लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी थी शुरुआत से ही, आपको पता हो 1912 में, 1911 में ये घोषणा कर दी गई थी, 12 में जो आपका बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे, ये दोनों मिलके, दोनों एक एंटिटी थे, और किससे अलग हुए थे, बंगाल से। फिर 1935 में फिर से घोषणा हुई इसमें कि बिहार को अलग किया जाएगा उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलने वाले थे और बिहार में बिहारी भोजपुरी बोलने वाले, तो ये भाषाई आधार पर ही बना था। 36 में अलग हो गया था, 35 में घोषणा हुई थी, 36 में अलग हो गया था। 1917 में जो कांग्रेस थी ना, उसने अपनी जो राज्य इकाई थी उन्हें यह अनुमति दे दी थी कि तुम अपने सारे काम अपनी स्थानीय भाषा में करो, भाषाई आधार पर। तमिलनाडु में हो तो तमिल भाषा में करो, ठीक है, तो भाषाई आधार पर तुम अपनी स्थानीय समितियों का गठन कर सकते हो राज्यों की। 1936 में उड़ीसा बना भाषा के आधार पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत जोर पकड़ ली, और इसी में एक कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, गांधीवादी थे, पोट्टी श्री रामुलु, ये हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर, और 53 या 60 के आसपास दिनों तक एक भूख हड़ताल पर रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी।
ये किस चीज की मांग कर रहे थे? आंध्र बनाने की, कि आंध्र प्रदेश बनाओ जो भी आपके तेलुगु भाषी है इनके लिए। अब यहां पे क्या होगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, पूरा जो साउथ का क्षेत्र था वहां पर हड़तालें और जोर पकड़ लेंगे। अब ये मजबूर हो जाएंगे नए राज्य के निर्माण के लिए, और आंध्र प्रदेश का यहां पर गठन करना पड़ा इन्हें मजबूरी बस, जो भी तेलुगु भाषी थे। तो 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया। अब अन्य राज्यों में भी नए राज्यों की मांग हो रही थी, वो भी भाषाई आधार पर। जैसे मुंबई राज्य था, बॉम्बे था, मुंबई नहीं बॉम्बे राज्य था, उससे अलग होके क्या बना था आपका महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे भी मांग हो रही थी, गुजराती भाषी अलग कर रहे थे, मुंबई भाषी अलग कर रहे थे, मराठा भाषी, ठीक है। तो नए राज्य के लिए क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन हेतु कुछ समितियां बनी थी, देख लेते। सबसे पहले संविधान सभा ने ही एक समिति बनाई, धर आयोग। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने क्या सिफारिश दी, इसने सीधा मना कर दिया, बोल दिया कि भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को डर था कि कहीं अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बना दिए और बाद में ये अलग देश की मांग ना करने लगे। फिर कांग्रेस के अंदर ही एक समिति बना दी गई, हालांकि कांग्रेस सत्ता में, लेकिन पार्टी ने एक समिति बनाई। इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीनों जो सबसे बड़े लीडर थे वो इस समिति में थे। 1948 में बनाई गई और इसने अपनी 1949 में रिपोर्ट दे दी। इसने भी मना कर दिया। इसने क्या बोला, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और भारत की एकता के आधार पर इसका पुनर्गठन होना चाहिए, इन्होंने बोला। फिर अभी तक देखो 1953 की भूख हड़ताल नहीं हुई, पोट्टी श्रीरामुलु की, तो ये सब चीजें चल रही। जब इनकी भूख हड़ताल हो जाएगी अब पूरा देश हिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मजबूरी में बनाना पड़ेगा। अब बनेगा फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में बनेगा क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। दिसंबर 1953 में बनेगा। 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, एक तो फजल अली हो गए, दूसरे के.एम. पणिकर और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने 4 पॉइंट बताए कि इन 4 पॉइंटों के आधार पर नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार माना, लेकिन केवल एकमात्र आधार भाषा नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। अन्य तथ्य भी बताए, कौन कौन से, कि देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तर्क और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन। ये 4 बेसिस जहां पर फुलफिल हो रहे हो, इन्होंने बोला तभी राज्यों का पुनर्निर्माण करो। सपोज करो कोई ऐसा राज्य बना दिया जिसके पास संसाधन ही नहीं है, जहां पर उद्योग धंधे ही नहीं है, जल संसाधन नहीं है, मानव संसाधन, शिक्षा वगैरह उतनी नहीं है। अब वो राज्य अकेला बन के क्या करेगा, वो तो गरीब रह जाएगा। तो वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता भी देखनी है, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से हो पा रहा है कि नहीं वो भी देखना है, ठीक है। भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता भी एक क्या था, कारण था। तो 1956 में ये अधिनियम पारित कर दिया गया संसद से और राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, यानी कि बॉम्बे से गुजरात को अलग कर दिया गया और बॉम्बे को नाम दे दिया महाराष्ट्र का, जो बॉम्बे राज्य था पहले। तो गुजरात 15वां राज्य बना। 1961 में दादर और नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाए गए। किससे स्वतंत्र हुए थे, पुर्तगाल से, 1954 में। 1961 में गोवा और दमन दीव, इसको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से अधिकृत कर लिया गया था, गोवा तथा दमन और दीव को। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ शासित क्षेत्र बने थे गोवा और दमन दीव। आगे चल के 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 1962 में क्या बना, 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश के रूप में किसे, पौंडीचेरी, जिसे पुदुचेरी बोला जाता है, ये बना। पुदुचेरी में आज भी 4 पार्ट आते हैं, एक है पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा है माहे, चौथा है यनम। यहाँ पर मैं बहुत रहा हूँ, बहुत गया हूँ पुदुचेरी में, बहुत बड़ी। गोवा तो नाम है केवल फेमस, अगर पौंडीचेरी जाओगे वही सारी चीज़ें आपको पौंडीचेरी में मिलेंगी। अरबिंदो घोष का आश्रम है यहाँ पर,
है ना, और बेहतरीन बीच है चारों तरफ। तो ये 4 क्षेत्रों को मिला के पुदुचेरी बना। 1954 में ये कहा फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द। देखो फ्रांस कितना सही रहा कि जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो फ्रांस ने सुपुर्द कर दिया गया, और पुर्तगाली क्या कर रहे थे, इन पर हमें कार्यवाही करनी पड़ी, तब जाके इन्होंने सौंपा। आगे चलते हैं। नागालैंड 1963 में बना। सीधा सन पूछ लेते हैं कि कब बना। 1966 में पंजाब से अलग किया गया हरियाणा को, क्योंकि भाषा अलग अलग थी, तो हरियाणा तथा चंडीगढ़ का गठन हुआ। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का निर्माण हुआ। हाँ, ये यूपी सब इंस्पेक्टर का पेड बैच है जो कि एप्लीकेशन पर है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो जीएस रेवोल्यूशन का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर ऑल कोर्सेस में जाओगे तो आपको सभी कोर्स दिख जाएंगे, वहीं से आप यूपी सब इंस्पेक्टर का कोर्स चुनकर और वहीं से पेमेंट करोगे तो ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जब आप बैच ले लोगे तो उसकी स्लिप इस नंबर पर भेज देना, तो आपको टेलीग्राम पर भी जोड़ दिया जाएगा। अब थोड़ा सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। 1947 तक सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, इसको करेक्ट कर लें, पहले आया था 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और इसको प्रोटेक्टरेट स्टेट यानी कि संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। 1975 में क्या किया, यहां पर जनमत संग्रह कराया और बहुमत से, मतलब जनसंख्या के मैक्सिमम पोर्शन चाहता था कि भारत में मिल जाए, तो जनमत संग्रह के द्वारा फिर भारत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1976 में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है। 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर था, इसको तोड़कर लद्दाख को अलग कर दिया गया, लद्दाख को यूटी बना दिया गया, JNK को भी यूटी बना दिया गया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर को अब कुछ ही समय में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हो सकता है कि अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो पहलगाम हमला हो गया ना, इसीलिए कोर्ट ने भी बोला है कि अभी अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, कैसे संभालोगे, है ना, तो थोड़ा डिले हो गया। हालांकि जो आपका JNK बना है, जम्मू एंड कश्मीर, ये विधानसभा के साथ बना है। जो नॉर्मली यूटीज होती हैं वहां पर राष्ट्रपति का शासन होता है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन कुछ यूटीज है, 3 यूटी, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया और तीसरा हो गया अब जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर यूटी तो है लेकिन साथ में विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री वगैरह भी चुने जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं संविधान के भाग 2 में। भाग 2 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। 2 चीजें हैं, कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन से लोग नहीं होंगे, नागरिकता कब मिलेगी और कब समाप्त होगी, इस चीज का वर्णन है यहां पर। तो अनुच्छेद 5 में जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय कौन नागरिक होंगे, इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 में। तो इसमें बोला है कि 26 जनवरी 1950 को उन लोगों के लिए नागरिकता की बात की गई कि वो लोग नागरिक होंगे जो भारतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, पहली बात। तो संविधान भी कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। वो सभी नागरिक होंगे जो भारत के क्षेत्र में रह रहे हैं तथा इसके अलावा जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, जिनके माता पिता में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, जो संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत का निवासी रहा हो। ऐसे सब अगर कोई शर्तें पूरी कर रहा था तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अब ये समय देखो कौन सा है, विभाजन का समय है। तो बहुत सारे लोग जो मुस्लिम थे वो देश छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान से, हिंदू सिख वगैरह जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अब कुछ लोगों ने जब देश छोड़ के चले गए लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं हम तो गलत आ गए यहाँ पर, तो उनके लिए भी रास्ता छोड़ा गया था कि आप वापस आ सकते हो। तो वही सारी बात है कि पाकिस्तान से पलायन करके भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 6 में। इसका पार्ट 1 क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, मतलब भारत और पाकिस्तान में कहीं पर भी पैदा हुआ हो, सिंपल सी बात यह है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो पूरा भारत का पार्ट था।
लेकिन जो भारत का क्षेत्र भारत को मिला था वहां पर पैदा हुआ होना चाहिए था, ये इन्होंने बोला। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो वो व्यक्ति, तो ऐसे दो प्रावधानों पर अनुच्छेद 6 में नागरिकता मिल जाएगी उस व्यक्ति को। अनुच्छेद 7 में देख लेते हैं कि जैसा मैंने बोला कि कुछ व्यक्ति गलती से चले तो गए थे जोश जोश में पाकिस्तान, लेकिन फिर एहसास हुआ कि नहीं, गलत चले गए, तो उनको भी एक रास्ता छोड़ा गया। पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता, कि वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए थे, अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में देख लेते हैं, वो व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका मूल भारतीय है, यानी कि उनके माता पिता दादा दादी नानी में से कोई भी भारतीय है, तो उनको भी नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 9 में चलते हैं, स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। यानी अभी तक बात हो रही थी 5, 6, 7 और 8 में उन लोगों की कि नागरिक कौन कौन कहलाएंगे, नागरिकता किसे मिलेगी। अब बात हो रही है कौन से लोग नागरिक नहीं कहलाएंगे। इसमें एक उदाहरण देता हूं, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े चित्रकारों में से एक थे। एक एक पेंटिंग इनकी 10-10 करोड़ में बिकती थी। बुगाती बेरोन जो गाड़ी है ना, उस टाइम पे 16 करोड़ की आती थी, दुनिया की सबसे महंगी, अब तो 100-100 करोड़ की आने लगी। इन्हीं के पास सबसे पहली गाड़ी थी। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बनाए, तो यहां पर इंडिया में केस हो गया, आप निकल गए कतर। कतर ने इनको नागरिकता दे दी, इन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो ये भारत के नागरिक नहीं रहे थे, क्योंकि भारत एकल नागरिकता स्वीकार करता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, यही इन्होंने यहां पर लिख दिया है। अनुच्छेद 10 देख लेते हैं, नागरिकता का बना रहना, कि किन किन केसेस में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा उसकी बात हुई है। फिर अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसकी है, राज्यों की नहीं है, ये केवल संसद के पास है, ये अनुच्छेद 11 में। अब संसद ने कौन कौन से अधिनियम लेके आए, 1955, 1986 में संशोधन, 1992, 2003, 2005, 2013 में भी आया था, 2019 में भी आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, CAA। अब वो तरीके जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो कौन कौन से तरीके हैं, तो या तो जन्म से कोई नागरिक हो, या किसी का वंश जो हो, माता पिता दादा दादी, वो भारत के नागरिक हों, या पंजीकरण द्वारा, कुछ शर्तें हैं कि आप कम से कम 12 साल तक भारत में रह रहे हो, तो फिर आप पंजीकरण करा के यहाँ के नागरिक बन सकते हो। नेचुरलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा भी भारत के नागरिक बन सकते हो। कोई क्षेत्र है, जैसे बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है, भारत ने कब्जा कर लिया उस पर, जीत लिया युद्ध में, तो भारत का पार्ट बन गया, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे उस क्षेत्र के, वो भारत के नागरिक होंगे, तो क्षेत्र के समावेश द्वारा। अब नागरिकता जाएगी कैसे, किन किन बेसिस पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो सबसे पहले तो वो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे। कोई व्यक्ति जो भारत के साथ अन्य देश का नागरिक भी है, ऐसा मान सकते हैं कि वो स्वेच्छा से, जो जिसने अन्य देश की नागरिकता ले ली वो तो अपने आप रद्द हो जाती है। दूसरा कि अन्य देश चला गया और भारत की नागरिकता उसने त्याग दी। अगला क्या है, समाप्ति, की अन्य देश की नागरिकता अगर उसने ग्रहण कर ली तो अपने आप वो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। तीसरा अभाव, कि वे नागरिक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन द्वारा या नेचुरलाइजेशन द्वारा, यानी कि उनके कोई भी पुरखे वगैरह भारत के नागरिक नहीं रहे थे, ना वो थे, लेकिन भारत में लंबे समय से निवास कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन द्वारा या नेचुरलाइजेशन द्वारा उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। इसके बाद नागरिकता जैसे ही उन्हें मिली, जैसे उदाहरण है अदनान सामी, अदनान सामी को 3-4 साल पहले भारत ने नागरिकता दे दी थी। अब ये क्या करेंगे कि पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर, नागरिकता इनको सपोज करो 2010 में मिली और 2015 तक ये क्या करें, कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जिसमें इन्हें कम से कम 2 वर्ष की कैद हो जाए, उससे ज़्यादा या 2 वर्ष, ठीक है, तो फिर इनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, इन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। ये सारे काम है नागरिकता हटाने के।
अन्य क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के नागरिकता प्राप्त की तो भी रद्द हो जाएगी। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा हो और बिना कंसुलेट को बताए, अगर भारतीय एम्बेसी को बता रहे हो, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर, शत्रु देश की सहायता कर रहा है तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो भारत सरकार इन सब आधारों पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, किसी अदर देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी। ये सारे प्रावधान हैं। अनुच्छेद 11 तक आज पढ़ लिया। अब अगली क्लास में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 यानी मूल अधिकार देखेंगे हम। पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए बीएनएस पर क्लास वाइज टेस्ट चल रहे हैं। क्लास वाइज टेस्ट 9 क्लासेज हुई हैं, 9 टेस्ट होंगे आपके। आज भी एक टेस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से एक एक टेस्ट ऐसे बनाया जा रहा है कि क्लास तो आपकी पूरी कवर हो ही जाती है, उसके अलावा भी चीज़ें आ जाती हैं। इसको रिवाइज करके बहुत अच्छे से दो। जैसे ही 9 टेस्ट और क्लासेज आपने कर ली, एक एक चीज़ याद हो जाएगी। बाकी आप लोगों को अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर करो। जिस भी व्यक्ति को यूपीएससी की तैयारी करनी है उस तक ये चीज़ें जरूर पहुंचाओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।